नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हम फिर से यहाँ उपस्थित हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका स्वागत करता हूँ। अभी स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा 1-2 दिन एमसीक्यूज़ के वीडियो नहीं आ पाए। अब वापस कम बैक करते हुए, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे पॉलिटी का एमसीक्यूज़ का सीरीज़ चल रहा है और ये एमसीक्यू विश्लेषण और क्विक रीजन पर आधारित है, जिससे आपकी एमसीक्यूज़ तो सॉल्व करोगे ही और उसके साथ साथ आपका क्विक रिवीजन भी होगा, क्योंकि अपन इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो विगत पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और सॉल्व करने के साथ साथ हम उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिससे क्या हो कि रिवीजन हो। ऐसे ही सीरीज और भी विषय के योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आपकी तैयारी पुख्ता हो, इसलिए भरसक प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और जैसे ही एग्ज़ाम चालू होंगे और फिर हमको वापस परफॉर्मेंस देना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में। आज का टॉपिक है हमारा शासन प्रणाली। इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। शासन प्रणाली, हम संविधान निर्माण कर लिए, संविधान के भाग अनुसूची पढ़ लिए, उद्देशिका पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में शासन चलता कैसे है। शासन के बहुत से प्रकार होते हैं, ठीक है। उसमें से कौन सा प्रकार हमारे देश में लागू है? जैसे शासन का एक प्रकार होता है राजा वाला, जिसमें संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में रहती है। एक होता है तानाशाह वाला, जिसमें एक आदमी बलपूर्वक शासन करता है ना। एक होता है कुलीन तंत्र, जिसमें कुछ पैसे वालों के पास शासन होता है। एक होता है अध्यक्षात्मक, जिसमें एक अध्यक्ष शासन करता है। एक होता है संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें संसद द्वारा कानून बना के शासन किया जाता है। तो ऐसे बहुत से शासन के प्रकार हैं। उसमें से भारत में कौन सा प्रकार है और वो किस टाइप से शासन किया जाता है, इस पर आज विस्तृत चर्चा होगी दोस्तों। होप सो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और हम साथ मिलकर आज कुछ फिर से अच्छा करेंगे अपने इस सीरीज में। तो आज हम देखते हैं शासन प्रणाली। जैसा कि मैं बताया, भारत में किस टाइप की शासन प्रणाली है, इस पर आज विस्तृत चर्चा होने वाली है। पहले ही बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखिए, संविधान में भारत को राज्य कहा गया है। राज्य अपने जो 28 राज्य हैं वो तो हैं ही, लेकिन संविधान में भारत को राज्य कहकर पुकारा गया है, ठीक है। ये बात हो रही है उस राज्य की। तो यहां बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि एक राज्य होने के लिए क्या क्या अनिवार्य तत्व हैं। तो उसको देखते हैं। एक व्यक्तियों का समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दूसरा देखते हैं, एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधन को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तीसरा, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन को के साथ रहते हैं। चौथा, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह बहुत लंबा चौड़ा बात हो गया है, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है कि एक राज्य बनने के लिए क्या क्या अनिवार्य तत्व रहते हैं। एक राज्य बनने के लिए का क्या क्या अनिवार्य तत्व रहते हैं। तो दोस्तों, राज्य का पहला अनिवार्य तत्व है, राज्य का पहला अनिवार्य तत्व है पहला अनिवार्य तत्व है संप्रभुता, ठीक।
संप्रभुता। ठीक है, क्या होता है संप्रभुता, है ना। हम प्रस्तावना में पढ़े हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वही संप्रभुता की बात हो रही है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में है ना, और संविधान में हम कैसा भारत बना रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संप्रभुता, संप्रभुता मतलब कि हम किसी बाह्य दबाव के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं, या हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है, हम किसी के अंदर दब के काम नहीं करेंगे। इसी चीज से बचने के लिए, हम आजाद होने के लिए ही तो संविधान बनाए ना, कि हम ब्रिटेन से दब के नहीं रहेंगे, हम क्या रहेंगे, हम प्रभुत्व संपन्न रहेंगे, और हमारे अंदर क्या रहेगी, संप्रभुता रहेगी। तो पहला अनिवार्य तत्व है संप्रभुता। दूसरा अनिवार्य तत्व है भूभाग। तीसरा अनिवार्य तत्व है जनसंख्या। ठीक है, चौथा अनिवार्य तत्व है क्या, सीमा। भूभाग की क्या होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। देखिए, पहला क्या है, संप्रभुता। दूसरा क्या है, भूभाग एवं सीमा। ठीक है, तीसरा क्या है, भूभाग एवं सीमा। और चौथा क्या है, सरकार। सरकार, ये चार एलिमेंट्स होंगे तभी एक राज्य राज्य की श्रेणी में आएगा। तो भैया देखिए, राज्य शब्द को प्रभावित करता है, पहला क्या है, संप्रभुता। तो पहला जो है संप्रभुता, वो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के। ठीक है, दूसरा क्या है, निश्चित भूभाग, ये निश्चित भूभाग। ठीक है, तीसरा क्या है, जनसंख्या, है ना, तो ये हो गई जनसंख्या, है ना। और चौथा क्या है, सरकार, तो ये हो गई सरकार। तो राज्य के चार अनिवार्य तत्व है, जिसमें पहला अनिवार्य तत्व क्या है, संप्रभुता, वो राज्य किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। तीसरा क्या है, उस भूभाग में निवास करने वाली जनता होनी चाहिए। और चौथा क्या है, एक सरकार होनी चाहिए जो वहां शासन करे। ठीक है, तो हमारे भारत में ये चारों चीज है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारी एक जनसंख्या है, हमारी एक सीमा है, और हमारी एक सरकार है जो हम पर शासन करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है राज्य के अनिवार्य तत्व क्या है। अनिवार्य तत्व चार है, जिसमें से सबसे पहला अनिवार्य तत्व है संप्रभुता, बिना किसी गुलामी के। दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है निश्चित भूभाग, और चौथा है एक सरकार जो शासन कर रही है। मैं बोला ना, हम शासन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे राज्य में ये चीजें शामिल होती है जिस पर शासन चलेगा। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए। तत्व अभी पढ़े ना, जनसंख्या, है ना, उसके बाद संप्रभुता, उसके बाद सीमा, उसके बाद सरकार। तो इन सब चारों में भी सबसे महत्वपूर्ण है आपका संप्रभुता। संप्रभुता मतलब गुलाम ना रहना, किसी का गुलाम ना रहना, हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब यह होता है। दूसरा, भारत की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारत क्या है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, नहीं होती है। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, देखिए ब्रिटेन जितने देशों को गुलाम बनाया था ना, है ना, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन जितने देशों को गुलाम बनाया था, उन सभी गुलाम देशों का एक समूह है जिसको क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। और भारत भी क्या है, राष्ट्रमंडल देश का एक सदस्य है। पर ये जो राष्ट्रमंडल देश के सदस्य है ना, जो राष्ट्रमंडल देश हैं, ये अब ब्रिटेन के गुलाम नहीं है जी, ये बस एक स्वेच्छा से सम्मान पूर्वक ये मंडल को बनाए हुए हैं। ठीक है, जो देश राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुलाम है, उसकी संप्रभुता कहीं से कम नहीं होती है। अगर कोई देश राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है तो उसकी संप्रभुता कम नहीं होती है, वो गुलाम नहीं है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य तो है, पर राष्ट्रमंडल के सदस्य के कारण हमारी संप्रभुता कम होती है क्या, नहीं होती। तो केवल एक आंसर सही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक है, बताइए। शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं जी, बताइए, सोचिए। देखिए, भारत में है शासन प्रणाली संसदात्मक। क्या है? संसदनात्मक। अपने यहां कौन सी शासन प्रणाली है? संसदनात्मक। हमारे यहां संसद है, एक संसद है, और उस संसद के 3 अंग है। कौन से? राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, और उसके बाद लोकसभा। हमारे यहां संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और यही तीनों मिलकर हमारे यहां क्या करते हैं? कानून बनाते हैं और उस कानून को लागू करते हैं। तो हमारे यहां शासन कौन चला रहा है? अल्टीमेटली संसद ही चला रहा है, क्योंकि यही 3 लोग ही क्या कर रहे हैं? संसद के अंदर बैठ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो हमारे यहां जो शासन प्रणाली है वो संसदनात्मक है। इसीलिए बोला जाता है भारत में कानून निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है, क्योंकि संसद में ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यही तीनों मिलकर कानून बनाते हैं। और इसीलिए हमारे यहां कौन सी शासन प्रणाली है? संसदनात्मक शासन प्रणाली है। अध्यात्मक शासन प्रणाली, अध्यात्म अध्यक्ष अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? अध्यक्ष वाली शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है, वही पूरा शासन करता है। देखिए, भारत में संसद वाली शासन प्रणाली है, संसदनात्मक शासन प्रणाली है। तो यहां लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, ठीक है। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, तो वो शासन चला रहा है, ठीक। तो हमारे यहां संसद वाली शासन प्रणाली है। अब अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वहां मेन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति क्या करता है? शासन चलाता है। तो जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी वहां पूरे सरकार का मेन पॉइंट कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सरकार में आदमी बुलाएगा, सरकार चलाएगा, सब चीज करेगा। लेकिन संसदनात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कौन शक्ति रखता है? वो होता है मंत्री मंडल के पास, मंत्री परिषद के पास वास्तविक शक्ति होती है, ठीक है। तो जहां पे अध्यक्षात्मक, नाम से ही संबंध समझ में आ रहा है, अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है जी? राष्ट्रपति है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कौन प्रमुख होगा? राष्ट्रपति। और संसदनात्मक शासन प्रणाली में कौन प्रमुख होगा? संसद, ठीक है। तो हमारे यहां कौन सी शासन प्रणाली है? संसदनात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका में कौन सी है? अध्यक्षात्मक। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अब चलिए बताइए, देखिए सरकार में 3 अंग होते हैं जी। सरकार के, संसद के अपने 3 भाग हैं, है ना। पहला क्या है? पहला है विधायिका, विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संसद के अंतर्गत, है ना। ये 3 आते हैं। संसद के 3 भाग हैं, कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और कानून बनाने में ये 3 लोग आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो विधायिका में कौन लोग आएंगे? विधान मतलब होता है कानून। विधायिका में कौन लोग आएंगे? वे आदमी जो कानून बनाते हैं। सरल शब्दों में, वे आदमी जो कानून बनाते हैं वो किस में आएंगे? विधायिका में। हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है? कानून निर्माण की कौन सर्वोच्च संस्था है? संसद। संसद के अंदर कौन आते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून पहले या तो लोकसभा में पास होगा या राज्यसभा में। मान लो लोकसभा में पास हुआ, फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में पास होने जाएगा। राज्यसभा में पास हो गया, फिर कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति कानून पे सिग्नेचर कर देगा, कानून बन गया, ठीक है। ये कानून निर्माण की प्रक्रिया है। तो विधायिका में कौन आएगा?
संसद आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? कानून बनाता है। कानून बनाने वाले को किस में रखते हैं? विधायिका में। कार्यपालिका में कौन आएगा? जो कार्य करता है, जो कानून को लागू करता है। कार्यपालिका में कौन आएगा? जो काम करता है, जो कानून को लागू करता है। कानून को लागू कौन करता है? पूरे मंत्री करते हैं और पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर मिलकर कानून को लागू करते हैं। ठीक है, कौन करता है जी कानून को लागू? है ना, मंत्री करते हैं और पूरे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग कानून को मिलकर लागू करते हैं। तो ये किस में आ गया? कार्यपालिका में। न्यायपालिका में कौन आएगा? जो न्याय करता है। हमारे यहां न्याय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझ में आ गया। ये तो अब मैं आपको ऊपर का समझा दिया। हमारे यहां कौन? विधायिका कार्यपालिका पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। हमारे यहां जो कानून बनाने वाली संस्था है कौन? विधायिका। किस पर? कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार गिर जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि विधायिका किस पर नियंत्रण करती है जी? कार्यपालिका पर। और ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जो काम कर रहे हैं, ये क्या कानून से ऊपर है क्या? नहीं, ये किसके अनुसार काम करते हैं? कानून के अनुसार। कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाती। तो विधायिका इनको कानून बना के क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और कोई एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर इन लोग गलत काम करेंगे, मंत्री कोई गलत काम किया व्यक्तिगत रूप से, तो राष्ट्रपति उसको भगा देगा। अगर पूरा मंत्री परिषद गलत काम किया है तो संसद उसको सरकार से भगा देगा, बहुमत हट जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से पूरी अभी हमारे यहाँ सीरीज चल रही है। आप बिल्कुल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी और एग्जाम होंगे, अगर आपकी तैयारी में संपूर्णता रहेगी तो इस बार आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अभी हमारे पास बड़े बड़े 3-4 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन है, उसके बाद पुलिस विभाग की भर्ती है, शिक्षा कर्मी की भर्ती है, हो सके तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती आएगी ही। तो ये पढ़ाई आपका कहीं ना कहीं काम आएगा दोस्तों, है ना। चलिए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण हटाई नहीं जा सकती। देखिए, मैं बताया कि जो पूरी सरकार है, सरकार मतलब आपकी मंत्री परिषद कब तक बनी रहेगी? जब तक उसको बहुमत सिद्ध रहेगा। कहां बहुमत रहेगा? लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तब तक सरकार बनी रहेगी। अगर बहुमत नहीं रहा, सरकार गिर जाएगी। इसीलिए कहा जाता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन बी कैसे होगा जी? चलो देखिए, संसद वाली सरकार में आपके यहां संसद वाली सरकार है? बिल्कुल है। आप लोग क्या करते हो? अभी चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अभी लोकसभा के प्रत्याशियों को जिताओगे, फिर ये कहां बैठेंगे? लोकसभा में। और लोकसभा में जिस दल के पास बहुमत रहेगा, बहुमत मतलब मेजॉरिटी जिस दल के पास रहेगी, जिस दल के सबसे ज्यादा लोग जीतेंगे, उस दल की क्या बनेगी? सरकार बनेगी। सरकार कब तक रहेगी? जब तक उसके पास बहुमत रहेगा। ठीक है, यह बात क्लियर हुई। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है? नहीं, क्योंकि जिसका बहुमत होगा, जिस दल का बहुमत होगा, उसी का सरकार में प्रतिनिधित्व रहेगा। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है? नहीं, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती लेकिन हटाई लोगों के द्वारा नहीं जा सकती। हम लोग सरकार को गिरा सकते हैं क्या? नहीं, वो तो बहुमत पे टिकी हुई है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती किंतु निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर हटाई नहीं जा सकती। नहीं, सरकार संसद के द्वारा नहीं चुनी जाती। अब ऑप्शन देखते हैं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आपका बहुमत है, जिस दल का बहुमत होगा उसकी सरकार होगी। और सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी जी? सामूहिक रूप से लोकसभा। लोकसभा किस में आता है? संसद में।
ठीक है, तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी और संसद के द्वारा हटाई जा सकती है। हमारे यहां राष्ट्रपति सरकार को हटा सकता है, ठीक है, सरकार को भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सरकार गिराता भी है। कब? चुनाव के पूर्व। अगर मान लो हमारे सरकार के पास बहुमत नहीं है और प्रधानमंत्री बोल दिया कि सरकार को गिरा दो, तो सरकार को कौन गिराएगा? राष्ट्रपति गिराएगा। और राष्ट्रपति किसका हिस्सा है जी? संसद का। तो ऑप्शन सही होगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, हमारे यहां राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वो सरकार को भंग कर सकता है। ठीक है, पर भंग करने के लिए ना प्रधानमंत्री की सिफारिश जरूरी है। ऐसा ही नहीं कि उठे और भंग कर दिए। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा मेरी सरकार को गिराओ, सरकार नहीं गिर सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की? संसद वाली सरकार किस देश ने आरंभ की? आपको पता है जी, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यानी आपका ब्रिटेन, है ना, इंग्लैंड बोल सकते हो। इसको संसद व्यवस्था की जननी कहा जाता है। इस देश को संसद व्यवस्था की क्या जननी, व्यवस्था की जननी, जन्म देने वाली किसको? ग्रेट ब्रिटेन, यूके को। ठीक है, संसद व्यवस्था की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। ठीक है, कैसे भिन्न है? कैसे भिन्न है बताइए। बताइए। देखिए, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में भी है और संसदीय व्यवस्था भारत में भी है। भारत में लिखित कानून है, आपको पढ़ाया हूं मैं, भारत में लिखित कानून है। और संसद में क्या है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर अलिखित कानून है। वहां का संविधान लिखा हुआ नहीं है, भारत का संविधान लिखा हुआ है। पर क्या क्या सिमिलरिटी है? वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। देखिए भाई, हमारे यहां वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। और नाम मात्र की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसको प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद बोले ना। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, तो वो नाम मात्र का है। और पूरा नाम किसका चलता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का, तो वो वास्तविक है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, मैं अभी भी बोला, सरकार, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। अगर संसद में कोई एक मंत्री गलती करता है तो पूरी सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अगर संसद में कोई एक मंत्री गलती करता है तो पूरी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। आप एक समूह में कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप एक समूह में कार्य कर रहे हो। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते थे, कोई एक बच्चा गलती करता था, पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलती थी ना, सेम वही चीज है। तो ये भी है द्विसदनीय विधायिका। हमारे यहां द्विसदनीय विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। और यही चीज कहां है? यही ग्रेट ब्रिटेन में भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन दो होता है, एक रिव्यू ऑफ जजमेंट और एक जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब संसद कोई कानून बना रही है और वो कानून ऐसा है जो हमारे संविधान के अनुसार सही नहीं है, हमारे संविधान के मूल ढांचे को तोड़ रही है, तो उस संविधान का रिव्यू कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। उस कानून का रिव्यू कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। और अगर वो कानून गलत हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को नल कर देगी, खत्म कर देगी। तो कानून का रिव्यू क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू, है ना। कानून का रिव्यू, अगर संसद कानून बनाती है, मैं बताया ना हमारे यहाँ कानून बनाने वाली विधायिका कौन है? संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों मिलकर कानून बनाते। अब ये कानून बनाया और कानून सही नहीं है, वो हमारे संविधान के मूल ढांचे को तोड़ रही है। मूल ढांचे का सिद्धांत में पढ़ा चुका हूं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, कि संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो संविधान को
नकारात्मक करे, माइनस करे, निगेटिव करे। ठीक है, तो अगर कोई संविधान में ऐसा नियम बनाता है जो मूल ढांचे को तोड़ रही है, तो उस संविधान के उस नियम को कौन रिव्यू करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को खत्म कर देगा। इसी के तरह 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा है ना, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नल कर दिया। ठीक है, अब ये जुडिशियल रिव्यू भारत में इसलिए है क्योंकि भारत में लिखित कानून है। भारत में लिखित कानून है, ब्रिटेन में अलिखित कानून है। जो लिखा ही नहीं उसको सुधारोगे क्या, है ना? तो ये जो है ये केवल कहां है? भारत में है। ठीक है, आपका है ना संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन कहां है? केवल भारत में है। और ये हम कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं, क्योंकि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक अमेरिका के पास है और वहां से हम लिए हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और रिव्यू ऑफ जजमेंट क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय दी है किसी केस में, अगर उसको फिर से सबूत अबूत मिलते हैं तो वो निर्णय को बदल देती है। ठीक है, तो वो होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ये होता है जुडिशियल रिव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है ना? संसद वाली सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, संघात्मक सरकार है, भारत राज्यों का संघ है, अध्यात्मक नहीं है, अध्यक्षतात्मक नहीं है, अध्यक्ष वाली सरकार हमारे यहाँ नहीं है। ये कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका में सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति पावरफुल होता है। और भारत में कौन होता है? संसद के कारण भारत में होता है प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर, सलाह पर यहां कौन काम करता है? भारत में राष्ट्रपति करता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे पावरफुल होता है, वो अपने मन से काम करता है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अध्यक्षात्मक शासन में ना भाई सब चीज राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति पूरे मंत्रियों को चुनता है, सब चीज करता है। पर संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार को तोड़ सकता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको समझ जाना। संसदनात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार को भंग कर सकता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार को भंग नहीं कर सकता। यहां ऑप्शन होगा अध्यक्षात्मक, क्योंकि ये कहां है? अमेरिका में है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति राज्य है, संघीय नीति है, राष्ट्र पद्धति सरकार नहीं है भाई। हमारे यहां ये नहीं है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हमारे यहां राष्ट्रपति नहीं है, हमारे यहां क्या है? संसदीय पद्धति सरकार है। हमारे यहां कौन सा है? संसदीय पद्धति सरकार है, जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, देख लेते हैं। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए क्या है ऑप्शन? बताइए, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। काम करने के लिए तीन भाग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, हमारे यहां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में इनका बहुमत खत्म हुआ मतलब सरकार खत्म, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं।
क्योंकि यहां कार्यपालिका अपने सभी कामों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति। ठीक है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर रहते हैं, बिल्कुल। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं। देखिए भाई, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। कोई भी आदमी मंत्री के पद पर रह सकता है अगर वो संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो, ठीक है, ये नियम है। अगर कोई आदमी बिना संसद का सदस्य है तो अधिकतम वो कितने समय तक मंत्री रह सकता है? केवल 6 महीने तक। अगर आपको मंत्री पद पर लगातार बना रहना है तो 6 महीने के अंदर आपको संसद के सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे आप लोकसभा की लो या राज्यसभा की। अगर मान लो आपके पास सदस्यता नहीं है तो अधिकतम 6 महीने तक ही सदस्य रहोगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। तो मंत्रिमंडल के सदस्य को संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं भी है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता ले लो। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। मैं आपको बताया अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव होके जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य जीतेंगे वो क्या करेगा? लोकसभा में बहुमत प्रस्तुत करेगा। अगर उसके पास बहुमत है तो सरकार किसकी बनेगी? जिस पार्टी के पास बहुमत है उसकी सरकार बनेगी। और जब तक बहुमत रहेगी तब तक सरकार रहेगी। बहुमत नहीं रहेगी तो सरकार रहेगी क्या? आप लोग ज्यादा हो इसीलिए आप शासन करो बोल रहे हैं, और आप लोग ज्यादा नहीं हो मतलब विपक्षी ज्यादा है, वो शासन करेगा, ठीक है। तो जब तक मंत्रियों का संसद में विश्वास प्राप्त रहता है तब तक पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। हमारे राज्य का अध्यक्ष कौन है जी? राज्य के 4 अनिवार्य तत्व तो बताए थे ना, संप्रभुता, भूभाग, जनता और सरकार। तो भैया हमारे राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? संविधान में भारत को राज्य कहा गया, राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है जी। हमारे यहां मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। एक है ना आपके 74-75 अनुच्छेद में, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा बहुमत दल के नेता को। तो नेता कौन हुआ? प्रधानमंत्री हुआ, ना कि राष्ट्रपति। तो ये गलत हो गया, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति पद्धति में बोल रहा है, राष्ट्रपति, संसद पद्धति नहीं, राष्ट्रपति पद्धति में। बता दिया हूं आप लोग को, बताइए। राष्ट्रपति पद्धति मतलब अध्यक्षात्मक सरकार। क्या? अध्यक्षात्मक सरकार, जिसमें राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। जैसे कहां? अमेरिका में। तो कहां होगा? समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वहां राष्ट्रपति मंत्री बनाता है, सब चीज करता है। हमारे यहां शक्ति 2 लोगों में है। देखिए हमारे यहां शासन की जो वास्तविक शक्ति है, जो ओरिजिनल में शासन कर रहा है, वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। और नाम मात्र की शक्ति किस में निहित है? नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नाम मात्र मतलब नॉमिनल, मतलब ऐसी टाइम पास, किस में निहित है? राष्ट्रपति में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति एक भी काम अपने मन से नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए कौन सलाह देता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। कुछ काम राष्ट्रपति अपने मन से कर सकता है, लेकिन उसमें भी उसको मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सहयोग या सिफारिश की जरूरत पड़ती है। चलिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, बताइए। चलिए, क्या क्या लक्षण है? भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। लोकतंत्र मतलब यहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, और गणतंत्र मतलब हमारे राष्ट्र का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है। मतलब राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उनके चुनाव का नाम है
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना, ठीक है, अनुपातिक पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये चुनाव का नाम है राष्ट्रपति का, चाहे कैसे भी हो राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, वंशानुगत तो नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। तो एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। इसमें संसदनात्मक स्वरूप की सरकार है, हमारे यहाँ सरकार संसद वाली है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ही निहित है, हमारे यहाँ शासन की सबसे ज्यादा शक्ति किसमें निहित है, भारत की जनता में। संविधान का पहला वर्ड सुने हो, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ बना कौन रहा है, संविधान को पूरे भारत की जनता बना रही है, तो सबसे पावरफुल कौन हो गया, भारत की जनता। हमारे यहाँ संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, हमारे यहाँ अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन पढ़ाया हूं मैं, कि कुछ शक्ति केंद्र के पास है और कुछ शक्ति राज्य के पास है। क्या पूरी शक्ति केंद्र के पास है क्या, नहीं, तो यहां ऑप्शन होगा 1 2 3 सही है, ठीक है, 1 2 3 सही है, ठीक है, क्योंकि यहां शक्ति बटी हुई है। देखिए भाई, अगर आपको कंटिन्यू आगे पढ़ना है तो पीछे के ज्ञान को याद रखना पड़ेगा, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं हो पाएगा, है ना। आपका पूर्व ज्ञान ही आपके नए ज्ञान को क्या करता है, सृजित करता है और आपस में जोड़ के रखता है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, बताइए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहां से अधिकार प्राप्त होता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहां से अधिकार प्राप्त होता है जी, भारत के संविधान से। देखिए हमारे यहां जो भी है ना वो सब लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, भारत के संविधान में। इसीलिए भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है, और विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का है। और हम लोग अपने संविधान को जब बनाए तो विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिए हैं, तो इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और कौन क्या करेगा, केंद्र क्या करेगी, राज्य क्या करेगा, ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है संविधान में। तो ये पावर कहां से मिल रहा है इनको, संविधान से पावर मिल रहा है। तो प्राधिकार कहां से प्राप्त हो रहा है, संविधान से हो रहा है, ठीक है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, बताइए। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्ति हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमा से परिबद्ध हो। क्या है इसका ऑप्शन, अच्छा इसी में है, कूट वाला नहीं है। बताइए भाई क्या है इसका, क्या हो सकता है, बताइए। ठीक है, संवैधानिक सरकार से आशय है, संविधान के अनुसार बनने वाली सरकार से क्या आशय है, ठीक है, सीधी सी बात है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं में रह के काम करे। आज कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी कुछ बन जाए, संविधान की सीमा से परे जाके काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहां लिखित संविधान है, ठीक है। तो संवैधानिक सरकार मतलब वो सरकार जो संविधान के अनुसार चलती है, डी होगा ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे हुए उत्तर दीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, भारत का एक अपना संविधान है, ठीक है, दोनों सही हैं। चलिए बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए यहां पे सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है ना, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। यहां सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा, तो ये लोकतांत्रिक तो हो गया। अब भारत का एक अपना संविधान है जिससे क्या चलता है, भारत चलता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है भैया, ऊपर से कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। हमारे भारत में सरकार लोकतंत्र से चलती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, और भारत का एक अपना लिखित संविधान है, ये दोनों में कोई कनेक्शन है ही नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये ए आर ए की सही व्याख्या
नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन मतलब अच्छा शासन की विशेषता क्या नहीं है? एक अच्छे शासन में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? अच्छे शासन में जवाबदेही होनी चाहिए, आप अपने नेता से सवाल जवाब करो और वो जवाब दे। पारदर्शिता होनी चाहिए, जो भी काम हो वो भ्रष्टाचार रहित हो, आपको पता हो क्या ओरिजिनल है। कानून और नियम क्या होने चाहिए? सर्वमान्य होने चाहिए। और लाल फीताशाही नहीं होनी चाहिए। लाल फीताशाही निगेटिव वर्ड है जी, है ना? तो विशेषता डी नहीं है। लाल फीताशाही मतलब अननेसेसरी कानून बता के आपको परेशान करना, यह कहलाता है लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही अच्छा वर्ड नहीं है, निगेटिव वर्ड है, तो यह सुशासन की विशेषता नहीं है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य जो सबका कल्याण करे, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, अपने यहाँ कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पूरे बात बताए गए हैं जो राज्य आपके लिए करेगी। जितने अच्छे अच्छे काम राज्य को करने चाहिए आपके लिए, वो कहाँ बताए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां परिलक्षित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और कल्याणकारी राज्य क्या करता है? क्या अपने सभी लोगों को देता है? नहीं, है ना? सभी नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करता है? नहीं। किसको करता है? केवल कमजोर वर्ग को। कल्याणकारी राज्य किसका कल्याण करोगे जी? जिसका ऑलरेडी कल्याण हो चुका है उसका करोगे कि जिसका नहीं हो रहा है उसका करोगे? अब कोई आदमी, है ना, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसका गरीबी रेखा का कार्ड बनवाओगे क्या? वो तो ऑलरेडी उसका कल्याण हो गया है। आप गरीबी रेखा का कार्ड किसका बनाओगे? जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, जो गरीब है। तो कल्याण किसका किया जाता है? कमजोर वर्गों का। हमारे यहाँ कल्याणकारी राज्य में किसका उद्धार किया जाता है? कमजोर वर्गों का कल्याण किया जाता है। ऑप्शन बी। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई हमारे यहाँ सबसे पावरफुल कौन है? संविधान की प्रस्तावना चालू कहां से होती है? हम भारत के लोग। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारे यहाँ कौन है? ऑप्शन ए, जनता। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है हमारे यहाँ? जनता है, क्योंकि यही वो जनता है जो संविधान का निर्माण की है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है पूछ रहा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, बताइए। अध्यक्ष वाली सरकार, अमेरिका वाली, जहां राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। बताइए। पहला मैं बताया कि कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ कार्यकारिणी का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। लेकिन अध्यक्ष वाली सरकार में, जो अमेरिका में है, वहां सबसे पावरफुल आदमी कौन होता है? राष्ट्रपति। वही मंत्री चुनता है अपने लिए, वही सरकार चलाता है। इसीलिए तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं और भारत का प्रधानमंत्री बोलते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा और भारत का प्रधानमंत्री जाएगा, क्योंकि वहां के लिए वो प्रमुख है और यहाँ के लिए ये प्रमुख है। तो अध्यक्षात्मक बोला, अपने यहाँ संसदनात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक है। तो अध्यक्ष वाले में राष्ट्रपति प्रमुख होता है? होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है? करता है। हमारे यहाँ कौन करता है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को, कि ये आदमी को मंत्री बनाओ, तब राष्ट्रपति बनाता है। लेकिन चुनता कौन है? प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ अभी भी वास्तविक पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री। और केवल नाम मात्र का पावरफुल कौन है? कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। तो अमेरिका में जहां राष्ट्रपति वाली सरकार होती है, वहां राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ये भाई नहीं कर सकता, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, लेकिन भारत में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है। कब? जब प्रधानमंत्री बोले तब। ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। होप सो आप लोग को समझ आ रहा होगा दोस्तों। देखिए, दो टाइप की सरकार की बात हो रही है लगातार, एक संसद वाली और एक अध्यक्ष वाली। अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति सर्वे सर्वा और संसद मतलब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा। ठीक है।
तो अपने यहाँ राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से, लेकिन अमेरिका में नहीं कर सकता। तो ऑप्शन होगा सी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है बताइए। गणतंत्र अभी बताया, लोकतंत्र मतलब जो जनता चुनाव में वोट डालती है और चुनती है वो। गणतंत्र मतलब हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये खत्म हो चुका है, अपने यहाँ नहीं है। आप ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघी है। परिसंघी मतलब संघात्मक, ठीक है, बताइए। परिसंघी है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आपको पता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर क्या बना है, भारत। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ मतलब संघी शासन व्यवस्था है, संघी है अपने यहाँ, ठीक है। पर अपने यहाँ संघ मतलब सब एक यूनिटी में रहेंगे, ठीक है। संघात्मक मतलब सब एक यूनिटी में रहेंगे, सभी राज्य बराबर हैं। और एकात्मक मतलब केंद्र सरकार पावरफुल है, ठीक है। संघात्मक और एकात्मक को समझ लीजिए। संघात्मक मतलब भारत क्या है, 28 राज्यों का संघ है और सब राज्यों को अपना अपना पावर है, सब पावर में सब बराबर है, ये हो गया संघात्मक, ठीक, कि सब बराबर है और सब एक साथ है। एकात्मक में क्या होगा कि उन सब राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार पावरफुल है, राज्य पावरफुल नहीं है। एकात्मक मतलब केंद्र सरकार पावरफुल है, राज्य पावरफुल नहीं है। संघात्मक मतलब सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में पावरफुल है और सबको अपने अपने अधिकार है। एकात्मक मतलब केंद्र सरकार केवल पावरफुल है, राज्य उतना पावरफुल नहीं है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, सभी राज्यों को उनकी शक्तियां बांट दी गई है। कैसे, अनुसूची 7 के अनुसार, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आप अपने अपने विषय में कानून बनाओ। ये क्या हो गया, संघात्मक हो गया। और एकात्मक क्या होगा, जब केंद्र सरकार सबके लिए कानून बनाएगा। तो कई परिस्थिति ऐसी आती है मेरे दोस्तों, जब आप संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे ना, तो कई परिस्थिति ऐसी आएगी जब भारत नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है, संघात्मक होता है। और जब कुछ विपत्ति आ जाएगी तो पूरा पावर किसके पास चल जाता है, केंद्र सरकार के पास, और उस समय भारत क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था। हम नॉर्मल तो संघात्मक है और फिर क्या बन जाते हैं, एकात्मक बन जाते हैं। अब आप अपने परिवार में देखिए, ठीक है, परिवार में क्या है, 2 लड़के हैं, है ना, पापा है, मम्मी है, सब अपने अपने पावर का यूज करते हैं, सब अपना कमा खा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संघात्मक हो गया, सबको पावर मिला हुआ है। लेकिन अगर परिवार में कोई विपत्ति आती है तो फिर सब डिसीजन कौन लेता है, माँ बाप लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एकात्मक हो गया। तो यही क्या है, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक की ओर झुका हुआ एकात्मक शासन व्यवस्था। तो यहां बोल रहा है संघात्मक है। कैसे संघात्मक पता चलेगा, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। ये सब तो नहीं होगा, ऑप्शन होगा डी, संघात्मक इसीलिए क्योंकि सबको सबकी शक्ति बराबर मिली हुई है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 7 में। इसमें क्या क्या है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और क्या है, अवशिष्ट सूची है, और क्या है, अवशिष्ट सूची है, ठीक है। और इन सूचियों के द्वारा क्या है, आपके शक्तियों का बंटवारा है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना कठोर ना लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भैया भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, ये सब संविधान की विशेषता है। देखिए भाई, भारत के संविधान में 2 टाइप के संशोधन होते हैं, एक होता है विशेष बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों में विशेष बहुमत तो चाहिए
और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि संविधान में कुछ बदलाव तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन कुछ बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कुछ बदलाव आसानी से हो जा रहा है मतलब वो लचीला है, बदल सकते हैं, और कुछ बदलाव नहीं ला पा रहे मतलब वो बहुत कठोर है। तो हमारे संविधान में दोनों चीज है, कुछ चीजों को बदलना है तो ऐसे ही बदल जाएगा, सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से, और कुछ चीजों को बदलना है तो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति चाहिए। तो एक तरफ कठोर और एक तरफ लचीला, इसलिए क्या है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। होप सो आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संघीय व्यवस्था मतलब भारत 28 राज्यों का संघ है और सबके पास अपनी अपनी ताकत है। तो देखते हैं भैया इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं संघीय व्यवस्था में क्या सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक की ओर झुकाव और उसमें सशक्त मिश्रण, दोनों संघ तथा राज्य विधिकाएं प्रभु संपन्न है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। बिल्कुल, कहा गया क्या, भारत राज्यों का संघ है और अपने यहां संघीय व्यवस्था है, सभी राज्यों के मध्य शक्तियों को बांटा गया है। पहला, एकात्मक झुकाव और उसमें सशक्त मिश्रण, क्या बोला अभी, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था, मतलब कुछ मामलों में सबके पास बराबर एक अधिकार है और कुछ मामलों में केंद्र सरकार सबसे ज्यादा है। तो संघात्मक और एकात्मक दोनों है, बिल्कुल है। दोनों संघ और राज्य विधिकाएं प्रभुता संपन्न है, नहीं है भैया। हमारे यहां राज्य किसके अंडर काम करती है, केंद्र सरकार के साथ। अगर आप राज्य को प्रभु संपन्नता दे दोगे ना तो वो भारत के जो संघ है उसको छोड़ के चले जाएगी। तो हमारे यहां किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की शक्ति है क्या, नहीं है। विधायिका, वित्तीय तथा न्यायिक शक्ति संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, नहीं की गई है। आपकी न्यायिक शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। वित्तीय शक्ति केंद्र सरकार के पास है। कानून बनाना, संविधान के लिए कानून कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। तो यह भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा केवल 1 और 2, बी। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, बिल्कुल। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव कौन होता है, जिसमें जनता वोट डालती है। प्रत्यक्ष चुनाव की ओर कौन सा होता है, जिसमें जनता वोट डालती है। अप्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है, जिसमें जनता वोट नहीं डालती। तो दोस्तों तब भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या बोलते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए सदस्य। ठीक है, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य के विधानसभा के चुने हुए सदस्य। ठीक है, जो आपके नेता हैं उन लोग खुद राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, परोक्षतः मतलब अप्रत्यक्ष, बिल्कुल ये सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल ये भी सही है। क्योंकि हमारे गणतंत्र मतलब हमारे जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो चुना हुआ रहेगा। गणतंत्र मतलब हमारे जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो चुना हुआ रहेगा, वंशानुगत नहीं रहेगा। हमारे यहाँ हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि पुराने राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनता है। हमारे यहाँ जिसको राष्ट्रपति बनना है वो चुनाव जीत जाओ, तो गणतंत्रवाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति की बात हो रही है, यहां भी राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और ए और आर क्या है, सही स्पष्टीकरण है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की एक विशेषता नहीं है। चलिए बताइए। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, बता चुका हूं दोस्त। अनुसूची 7 शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संबंध होने वाली इकाइयां मतलब राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। सही बात है। हर राज्य का राज्यसभा में क्या समान सीट है क्या? छत्तीसगढ़ का 5 सीट है। ठीक है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की 5 सीट है राज्यसभा में। लोकसभा में कितनी सीट है? 6, 6, 5, 11 है। ठीक है, टोटल संसद की सीट कितनी है? 11, जिसमें 6 लोकसभा और 5 राज्यसभा, है ना। और वही आप यूपी में जाओगे तो वहां राज्यसभा सीट भी ज्यादा है, लोकसभा सीट भी ज्यादा है। तो सबकी सीट बराबर है क्या? पूरे 28 राज्यों की सीट लोकसभा और राज्यसभा में बराबर है क्या? नहीं है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। बिल्कुल गलत। ये कहा गया है भैया कि जो 28 राज्य भारत में जुड़े हुए हैं ना, वो बस अपनी सहमति के कारण जुड़े हुए हैं और जिस दिन मन होगा उस दिन चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा। वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे? भारत का एकीकरण किए थे ना, पूरे राज्यों को भारत में शामिल किए थे। और हमारे यहाँ ये नियम है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत क्या है? 28 राज्यों का संघ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। और ये बोल रहा है कि वो अपनी सामान्य सहमति से जुड़े हुए हैं। नहीं भैया, वो अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं, वो भारत को छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ये गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। कथन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देखिए इसका मैं बता दे रहा हूं, है ना। आर ए की सही व्याख्या कब करेगा? जब दोनों एक ही चीज की बात करे। आर ए की सही व्याख्या कब करेगा? जब दोनों में कोई कनेक्शन हो। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। क्यों अर्ध संघात्मक कहा जाता है? क्योंकि सम परिस्थिति में, कुछ परिस्थिति में हम संघात्मक हैं, सब बराबर, और कुछ परिस्थिति में आपातकाल में केवल केंद्र सरकार पावरफुल हो जाती है और पूरे 28 राज्य उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था। संघ मतलब सभी लोग का समान अधिकार, एकात्मक मतलब एक आदमी का अधिकार। तो हमारे यहाँ दोनों हैं, तो इसीलिए कहा जाता है संघात्मक की ओर, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था। तो उसको हम अर्ध संघात्मक कह सकते हैं। भारत में एक न्यायपालिका है, बिल्कुल एक न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और जिसके पास क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, कानून का रिव्यू करने का अधिकार। कहां से लिया गया है? अमेरिका से है। दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। चलिए ऑप्शन होगा बी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? बताइए भाई। संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। प्रकृति में संघी किंतु भावना में एकात्मक। अब भी बोला कुछ समय में क्या है? संघीय है, और जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो एकात्मक हो जाएगा। ऑप्शन डी। ये सब तो आराम से बनेंगे, है ना। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। बताइए गणतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा। गणतंत्र, भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परत निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो गणतंत्र में हमारे यहाँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है। मैं क्या बोला? राज्य का पहला अनिवार्य तत्व तो क्या है? संप्रभुता, वो किसी का गुलाम नहीं है। और वहां सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? जनता। हमारे संविधान की प्रस्तावना से क्या चालू है? हम भारत के लोग। भारत की संविधान कौन बना रहा है? भारत के लोग। तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व संपन्न किस पे निहित है? संप्रभुता, जनता में। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है। ठीक है,
जो निर्वाचित है उसके पास शक्ति है, एक ऐसी सरकार जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा, हमारे यहाँ राजा वाला सिस्टम नहीं है भैया, गणतंत्र में राजा नहीं आएगा। अगर गणतंत्र की बात कर रहे हो तो जो प्रधान है ना, राष्ट्र का सबसे मेन आदमी, वो चुना हुआ नहीं रहेगा। गणतंत्र में चुना हुआ नहीं रहेगा वो, सॉरी गलती हो गया, गणतंत्र में जो राष्ट्र का सर्वोच्च शक्तिमान व्यक्ति है ना, वो चुना हुआ होगा, जैसे राष्ट्रपति। हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को चुनेंगे। राजतंत्र में क्या होता है, राजा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ राजा वाला सिस्टम नहीं है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन सी। चलिए, समाज में समानता के होने के एक निहितार्थ यह है कि उसमें, बताइए समाज में समानता का अर्थ क्या है, पूछ रहा है। समाज में समानता का अर्थ क्या है भाई, सब समान है, मतलब कोई स्पेशल नहीं है। कोई स्पेशल नहीं है मतलब किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है। सपोज दैट आप एक आयोजन में जा रहे हो, कोई भी एक आयोजन हो रहा है, जा रहे हो, और सब के लिए एक ही दरवाजा है, सब एक ही दरवाजे से जाएंगे, तो सब समान है। ठीक है, अगर कोई आयोजन हो रहा है, वहां सामान्य लोग सामान्य दरवाजे से जा रहे हैं और कुछ स्पेशल लोग वीआईपी दरवाजे से जा रहे हैं, तो वीआईपी लोगों को विशेषाधिकार हो गया ना अलग दरवाजे से जाने का, विशेषाधिकार हो गया ना अलग दरवाजे से जाने का। तो वही चीज है कि भैया जब समाज में समानता होगी, इसका मतलब है किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, तो विशेषाधिकारों का अभाव, ऑप्शन ए। ये हो गया आज का। आज अपन देख लिए क्या, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में दोस्तों लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारे यहाँ राज्य अलग हो नहीं सकते, हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, ओरिजिनल पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास है। इसी के विपरीत अमेरिका में ओरिजिनल पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास ओरिजिनल पावर है नहीं, है ना। शासन के टाइप पर देखे, कौन से राजा वाला शासन व्यवस्था जिसमें राजा होता है, तानाशाह वाला जिसमें एक पावरफुल व्यक्ति शासन करता है, कुलीन तंत्र जिसमें पैसे वाले शासन करते हैं, ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था जिसमें संघ शासन करता है, संसद शासन करती है। तो ये सब का आज डिस्कशन हुआ, होप सो आपको समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी को इसी तरह योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ पुख्ता कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।